तो जी बर्फ पड़ रही है। तापमान इस समय है लगभग -8 -9 के आसपास। मैं हूँ इस समय नार्विक। नार्विक है एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सिटी और काफ़ी चर्चित सिटी। आपने नेटफ्लिक्स पे इस सिटी का नाम सुना होगा। क्यों? अभी बताता हूँ मैं आपको। तो ये सिटी है नॉर्वे में। नॉर्वे जो कि एक देश है नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आर्कटिक रीजन में, मतलब एक स्कैंडिनेविया जो कंट्रीज का ग्रुप है उसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है और काफ़ी बड़ी कंट्री है नॉर्वे। नॉर्वे है दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कंट्री भी। खैर हम एक्सपेंसिव के बारे में बात नहीं करेंगे। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं जो कि हमें जोड़ती है वर्ल्ड वॉर से। वर्ल्ड वॉर से, हिटलर से, और साथ ही में ब्रिटिश से, और साथ ही में नॉर्वे जो कि स्कैंडिनेविया की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। लास्ट दो वीडियो में मैंने आपको जो दिखाया उसकी उससे आगे मैं आज कहानी कंटिन्यू करने वाला हूँ। एक बार आपको फिर से थोड़ा सा रिकैप दूंगा। दो वीडियो पहले मैंने आपको दिखाई थी एक सिटी किरूना जो कि स्वीडन में थी। स्वीडन की नॉर्दर्न मोस्ट सिटी थी और वो सिटी में पूरी आयरन ओर की माइन थी। ये आयरन ओर की माइन बहुत ही ज़्यादा पुरानी थी, लगभग 20th सेंचुरी में, मतलब जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो सब जगह पे आयरन ओर इसी माइन से ही सप्लाई किया जाता था। जो भी मतलब वेपन्स वगैरह बनाए जाते थे सब आयरन ओर इसी माइन से ही आता था। उसके बाद मैंने आपको उससे अगले वीडियो में दिखाई एक ट्रेन जो कि बनाई गई थी स्वीडन से नॉर्वे तक, पहाड़ों में से होती हुई, बर्फ की चादर से लिपटी हुई, ऐसी खतरनाक आपको मैंने ट्रेन दिखाई थी। जो ट्रेन बनाई गई थी वो आयरन ओर को किरूना से नार्विक लाने के लिए, क्योंकि नार्विक अभी तक भी एक आर्कटिक में बहुत चुनिंदा पोर्ट में से एक है जो कि आइस फ्री है और पूरे 12 महीने खुला रहता है। तो मेरे पीछे जो भी आप ये पोर्ट देख रहे हो ये नार्विक का पोर्ट है। तो यहाँ आप समझ गए इस रेल की पटरी को स्वीडन से नॉर्वे तक के लिए क्यों बनाया गया था। ठीक है, उसको बनाया गया था सिर्फ आयरन ओर को यहाँ तक ले जाने के लिए, यहाँ से आगे ताकि समुद्र से पूरी दुनिया में सप्लाई हो सके। अब ये चीज़ बिल्कुल सही चल रही थी। और उस टाइम पे जो बड़ी महापावर्स थी, एक थी जर्मनी और उसके बाद आपकी ब्रिटिश और फ्रांस, सब लोग यहाँ से अपना आयरन ओर ले रहे थे। लेकिन उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो जाता है और फिर 1941 के आसपास जो नॉर्वे है, जहाँ पे ये पोर्ट है, उस देश की पोजीशन एक न्यूट्रल पोजीशन होती है। वो नॉर्वे मतलब हमेशा से बहुत पीसफुल कंट्री रहा है, ये किसी के साथ वॉर में उलझना नहीं चाहते थे। तो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे भी ये न्यूट्रल रहते हैं, ये किसी की साइड नहीं लेते। ये बोलते हैं कि हम जर्मनी, हम आपको भी आयरन और सप्लाई करते रहेंगे, आपके भी शिप्स यहाँ पे इसी पोर्ट पे आ सकते हैं। साथ में ब्रिटिशर्स, एक्सिस पावर्स, सब लोग यहाँ से खरीद सकते हैं, हम किसी के साइड नहीं लेंगे, हमें अब सिर्फ अपना धंधा करना है। ठीक है, हमारा ये पोर्ट है, स्वीडन से हमारा आयरन और आ रहा है, हम आपको सप्लाई करते रहेंगे। तो ऐसे करके कहानी ठीक चल रही थी। लेकिन एक नेटफ्लिक्स पे पूरी इसके बारे में मूवी भी है जिसमें इसमें पूरी डिटेल में सिर्फ इस नार्विक के बारे में ही बताया गया है और उस मूवी का नाम भी नार्विक ही है। फिर उसके बाद जर्मनी को कुछ लालच आ जाता है और जर्मनी आके इस पे अटैक कर देता है, नार्वे के ऊपर अटैक कर देता है। और यहाँ पे कुछ ब्रिटिश के जो इंग्लिश यहाँ पे कौंसल वगैरह होते हैं उनको भी अपने मतलब कब्जे में ले लेता है और यहाँ पे मतलब इस पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आयरन ओर पे कब्जा जमाने के लिए। अब आप समझ पा रहे होगे कि ये आयरन ओर और ये जो यहाँ पे माइन है, यहाँ पे पोर्ट है, ये कितना ज़रूरी है। इस कंपनी का नाम है एल्काब। ये एक स्वीडिश कंपनी है जो स्वीडन से आयरन ओर निकालती है और उन्होंने ही यहाँ पे ये स्पोर्ट का मेजर हिस्सा ले रखा है, क्योंकि ये पोर्ट मेनली यूज़ ही आयरन ओर की एक्सपोर्ट के लिए होता है। अच्छा, तो जब नाजी जर्मनी ने यहाँ पे अटैक किया उसके बाद काफ़ी हफ्तों तक उन्होंने अपना यहाँ पे कब्जा जमाए रखा। यहाँ पे कुछ नॉर्वेजियन की खुद की कुछ ज़्यादा फोर्सेस होती नहीं थी, लेकिन जो थोड़ी बहुत फोर्सेस थी उन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस और फिर फ्रेंच फोर्सेस के साथ मिल के किसी तरीके से जर्मन फोर्सेस को यहाँ से खदेड़ के बाहर निकाला। माना ये भी जाता है कि पूरे हिटलर के टाइम में जो हिटलर का जो पराजय शुरू हुई थी, तो उसकी जो पहली हार हुई थी वो यहीं पे ही हुई थी। हालांकि जैसे ही वो हार होती है उसके बाद हिटलर ऑर्डर करता है कि भाई यहाँ पे बहुत सारे अपने प्लेन्स भेज देता है और उसके बाद यहाँ पे ऐसी तबाही होती है। मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगा, ये देखो कि यहाँ पे कैसे इस पूरे शहर को तहस नहस कर दिया था। इतना खूबसूरत ये शहर होता था, इसको एक क्राउन ऑफ द नॉर्थ कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे इतना बढ़िया पोर्ट भी था, और उसको पूरा मिट्टी में मिला दिया था। यहाँ की सभी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इसके बारे में भी और इन्फॉर्मेशन में अभी यहाँ पे एक म्यूज़ियम है जो कि एक वॉर म्यूज़ियम है, उसमें लेके चलूँगा। यहाँ पे इस वॉर को इतना बड़ा इसलिए माना जाता है क्योंकि नॉर्वे, मैंने आपको बताया कि बहुत ही एक शांति प्रिय देश रहा है हमेशा से, और यहाँ पे सिर्फ एक ही लड़ाई हुई है, एक ही वॉर हुआ है और उसी को बोलते हैं द बैटल ऑफ नार्विक, जिसमें अब नाजी जर्मनी
की हार हुई थी इनिशियली, लेकिन बाद में उन्होंने बदला लेके इस शहर को तहस नहस भी कर दिया था। अच्छा, नॉर्वेजियन सेना ने ना मतलब जर्मन्स को हराने के लिए उन्होंने एक चाल क्या खेली थी। एक ना ब्रिज है जो कनेक्ट करता है नॉर्वे को स्वीडन से, ठीक है। यहाँ पे नीचे से पूरा समुद्र बहता है और उसके ऊपर से ये ब्रिज बना हुआ है जिसके ऊपर से ट्रेन निकलती थी, जिसके ऊपर से सारा आयरन और आता था। ये देखोगे यहाँ पे इसी टाइप की ट्रेन खड़ी हुई है, पुराने टाइप की ट्रेन है। ये किसी म्यूजियम में नहीं है, यहाँ के हार्बर पे ही खड़ी है क्योंकि ये बहुत बड़ा हिस्सा होती थी। इसके ऊपर आयरन और भी पड़ा हुआ है। तो नॉर्वेजियन आर्मी ने एक जो वो ब्रिज था जो कनेक्ट करता था उसको ही बॉम्ब से उड़ा दिया था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा रीज़न बना कि जर्मनी की हार हुई थी यहाँ पे। अच्छा, वैसे तो ये नार्विक टाउन काफ़ी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखता है, लेकिन साथ ही में ये शहर ब्यूटीफुल भी बहुत ज़्यादा है। अभी आपको बर्फ़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही होगी, रीज़न बिहाइंड अभी ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठंड यहाँ पे -10 -15 ऐसे टेम्परेचर नॉर्मल है आज के टाइम में, विंटर के टाइम में। लेकिन यहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं दिखेगी क्योंकि भाई कोस्ट का एरिया है, ये पोर्ट का एरिया है पूरा। तो यहाँ पे मतलब हल्की, जब यहाँ पे कोस्ट का एरिया होता है वहाँ पे बर्फ़ मिलना मुश्किल होता है, मतलब बर्फ़ ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाती, पड़ती रहती है। अभी भी हल्की हल्की बर्फ़बारी हो रही है, लेकिन सुंदर बहुत है। ये देखो, आपको चारों तरफ से ये पहाड़ों से घिरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे स्वीडन का बॉर्डर शुरू हो जाता है। और ये मतलब नार्वे का आप अगर आप मैप पे देखोगे तो मतलब काफ़ी ज़्यादा नॉर्थ में है। इससे अगर आप और आगे जाओगे तो थोड़ा सा और आगे जाके रशिया शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ का आपको मैंने जोग्राफिकल जो यहाँ की जगह है मैंने वो बता दी। बाकी ये देखो, ये पूरा यहाँ पे पीछे पोर्ट का एरिया है। आपको पीछे आप यहाँ पे एल कैप जो कंपनी है वो भी दिखाई देगी। और वहाँ पे उनका प्रॉपर जो पूरा माइनिंग का सेटअप है वो वहाँ पे लगा रखा है, मतलब माइनिंग का जो सामान एक्सपोर्ट होता है। अभी मैं ज़रा उसके पास जाने की भी कोशिश करूँगा ताकि मैं आपको और करीब से डिटेल्स और इंसाइट्स बता पाऊँ इस पूरी सिटी के। ये आप देखो, मेरे पीछे देखोगे बिल्कुल भी हार्बर के पास में ही ना कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। ये प्रॉपर उसी टाइप की बिल्डिंग है जो पहले के टाइम में होती थी, ठीक है। मतलब आपको भी पूरा इसका आर्किटेक्चर वगैरह दिखेगा। पहले के टाइम में पूरी नार्विक सिटी ऐसी होती थी, आप पिक्चर्स में देखोगे तो आपको ऐसी ही सिटी दिखाई देगी। तो लेकिन अभी भी कुछ बिल्डिंग्स हैं जो बची हुई हैं, उनमें से एक बिल्डिंग ये भी है। ये देखो, आपको काफ़ी ऐसे ना पोर्ट के पास यहाँ पे ऐसी अबेंडेंट बिल्डिंग भी मिल जाएंगी जो भी बहुत ही पुराना आर्किटेक्चर है, बहुत ही पुराने स्टाइल की हैं। और एक यहाँ पे मुझे दिखा है, यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी मशीनरी सी गिरी हुई है। अब समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या, लेकिन पुराना जो जंग्ड आयरन होता है उस टाइप का ही है। देखो यहाँ पे भी कुछ यहाँ पे कबाड़ टाइप से पड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ये कंपनी इतनी पॉपुलर है ना, देखो आपको जगह जगह पे, जैसे ये पोर्ट का ये एरिया है और यहाँ पे ये देखो इनकी ये पुरानी यहाँ पे ये खड़ी हुई है ट्रेन। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, देखो एल कैब 1907। सो ये 1907 का इन्होंने ट्रेन का इंजन, लोकोमोटिव और साथ में जो डब्बा भी है ये भी खड़ा कर रखा है, ठीक है। तो ये यही दर्शाता है कि भाई यहाँ पे ये कंपनी ने ही इस शहर को बसाने में काफ़ी मदद की है। बाकी ये देखो, यहाँ पे इस कंपनी का ऑफिस भी बना हुआ है, काफ़ी बड़ा ऑफिस है। ये सिर्फ यहाँ पे पोर्ट को संभालने के लिए इन्होंने बना रखा है, बिल्कुल। और इसके सामने ही यहाँ पे देखो ट्रेन वगैरह खड़ी है। और बाकी बढ़िया नज़ारा है यहाँ पे, खूबसूरत बहुत है। देखो पहाड़ की खूबसूरती देखो, यहाँ पे बहुत सही बना हुआ है। और कुछ और कंपनीज के भी ऑफिसेज बने हुए हैं जो भी यहाँ से माल वगैरह ट्रांसपोर्ट करते हैं। अच्छा, नॉर्वे ना वैसे तो यूरोप का पार्ट है, मतलब यूरोप कॉन्टिनेंट का पार्ट है, लेकिन यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, ईयू का पार्ट नहीं है। शेनेगन का पार्ट है, मतलब आप शेनेगन यूरोप के वीज़ा पे, अगर आपको किसी भी शेनेगन कंट्री का वीज़ा है तो आप नॉर्वे में ट्रैवल कर सकते हो वीज़ा फ्री। लेकिन क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है तो यहाँ की जो आप नंबर प्लेट देखोगे गाड़ियों की नंबर प्लेट अगर आप देखोगे तो ये देखो, यहाँ पे आपको ईयू वाला साइन नहीं मिलेगा, मतलब वो गोला नीले रंग का और ऊपर सितारे बने होते हैं, वैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। इनका अपना फ्लैग बना होता है। ऐसा ही सेम आपको स्विट्ज़रलैंड पे भी मिलेगा, स्विट्ज़रलैंड की गाड़ियों पे उन पे अलग अपना निशान होता है। बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, तो आपको जगह जगह पे आपको ऐसे इलेक्ट्रिक चार्जिंग के स्टेशंस मिलेंगे। देखो ये सारे यहाँ पे स्टेशंस लगे हुए हैं और यहाँ पे गाड़ियाँ चार्ज भी हो रही हैं। मोस्ट ऑफ देम वो फ्री होते हैं, आपको यहाँ पैसे नहीं देने पड़ते, कईयों में आपको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन मोस्टली आपको यहाँ फ्री मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियों वालों को बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलती है। बाकी अभी हम ना एक नॉर्वे की सुपर मार्केट में आए हुए हैं, ठीक है। इस सुपर मार्केट का नाम है रेमा 1000।
मैंने आपको दिखाए हैं प्राइजेज़, लेकिन ये सिटी काफ़ी नॉर्थ में है, तो यहाँ पे ना हर चीज़ों के प्राइजेज़ जैसे जैसे आप नॉर्थ में जाते हो, रिमोट लोकेशन पे जाते हो, वहाँ बढ़ते रहते हैं। तो मैं एक बार ज़रा इस मार्केट के अंदर जाता हूँ, इस मार्केट के अंदर ज़रा रेट चेक करते हैं कि चीज़ों के रेट कैसे हैं। एक देश की महंगाई सबसे ज़्यादा पता लगाई जा सकती है वहाँ पे मिलने वाले आलू, प्याज, टमाटर यानी कि सब्जियों से। ज़रा यहाँ पे सब्जियों का रेट देखते हैं। वैसे बहुत बड़ी सुपर मार्केट बनी हुई है, देखो अलग चीज़ों की शेल्फ बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे मैं अगर आपको सब्जियों के रेट दिखाता हूँ, उससे हमारे को काफ़ी पता लग जाएगा कि क्या सीन है यहाँ पे। ये देखो, जैसे यहाँ पे ये प्याज रखे हुए हैं, प्याज का अगर आप रेट मैं आपको दिखाऊं तो लगभग 56 यहाँ के नॉक जो होते हैं वो, तो इंडिया में लगभग 500 रुपये, तो 500 रुपये किलो आपको यहाँ पे प्याज मिलेगा। ठीक है, आलू का रेट आपको दिखाऊं तो आलू का रेट है यहाँ पे 15 पर किलो, तो ये हो गया आपका 150 रुपये किलो आपको यहाँ पे आलू मिलेंगे। ठीक है, आपको मैं और चीज़ें दिखाऊं, यहाँ पे शिमला मिर्च वगैरह चीज़ें बहुत महंगी मिलती है। जैसे शिमला मिर्च यहाँ पे है 90 पर किलो, तो ये लगा लो आपके 900 रुपये किलो। ठीक है, ये हो गया भाई। यहाँ पे ये देखो, ये भी शिमला मिर्च मिल रही है यहाँ पे 35 रुपये, 35 यहाँ के मतलब 350 रुपये की एक स्टिक है, 2 स्टिक हैं, मतलब दो शिमला मिर्च 350 रुपये की, तो भाई बहुत महंगा है नॉर्वे। बाकी गाजर वगैरह देखो यहाँ पे 150 रुपये किलो गाजर, तो इस टाइप से चीज़ें होती हैं। बाकी यहाँ पे आपको सब फ्रूट वगैरह देखोगे तो फ्रूट भी भाई 400 रुपये किलो सेब, 400 रुपये किलो सेब, इस टाइप से चीज़ें मिलेंगी, अंगूर वगैरह। और क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है आजकल, विंटर्स के टाइम में सब चीज़ें बाहर से आती हैं, इंपोर्ट की जाती हैं, तो बहुत ही महंगा हो जाता है सब कुछ। बाकी ये देखो यहाँ पे कोक और फेंटा, इनका रेट अगर हम देखें तो जैसे ये 500 ml वाली कोक है, इसका जो रेट है यहाँ पे ये है लगभग 220 रुपये के आसपास, हाफ लीटर। ठीक है, बाकी चीज़ें भी आप देखोगे, गेटोरेड वगैरह होगी, गेटोरेड भी आपकी 250 रुपये के आसपास एक बॉटल। तो इस टाइप से भाई यहाँ पे ड्रिंक्स के भी रेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। देखो ये स्प्राइट वगैरह भी, स्प्राइट का रेट भी आपका 220-230 रुपये आधा लीटर, इस टाइप से आपको यहाँ चीज़ें मिलेंगी। तो अभी के लिए ना मैं थोड़ा सा ये जो नॉर्वे का डाउनटाउन है वो देखने आया हुआ हूँ। ये मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हो, इस पे लिखा हुआ है नार्वे कम्यून। तो कम्यून यहाँ पे मतलब होता है जो यहाँ की म्यूनिसिपल पार्टी होती है। तो अभी ये नार्वे के शहर का नाम हो गया कम्यून, यहाँ का जो म्यूनिसिपल होगा, तो ये म्यूनिसिपैलिटी का ऑफिस है। तो कितना सही बना हुआ है ना, शीशे वीशे लगा के बने हुए हैं। लेकिन मैं यहाँ म्यूनिसिपैलिटी का ऑफिस नहीं देखने आया, मैं यहाँ पे देखने आया हूँ, ये पीछे जो आपको बिल्डिंग दिख रही है इसके अंदर यहाँ का म्यूज़ियम है। वॉर म्यूज़ियम इसको बोलते हैं, मिलिट्री म्यूज़ियम। तो ये पूरा म्यूज़ियम बनाया गया है, जो मैं स्टोरी डिक्टेट कर रहा हूँ इस वीडियो में उसके बारे में काफ़ी हमारे को डीप इनसाइट्स देगा और काफ़ी हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताएगा हमारे को इस नार्विक सिटी के बारे में। तो ज़रा इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर वैसे एंट्री टिकट होती है 150 नॉक की, जो कि हमारे इंडियन में हो जाते हैं लगभग 1400 रुपये के आसपास। वो चुकाने पड़ेंगे एक आदमी के इसके अंदर जाने के लिए। नार्विक कम्यून के बाहर ये देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सारी मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट यूरोपियन कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं, साथ में रशिया का भी लिखा हुआ है, सेंट पीटर्सबर्ग। और फिर किलोमीटर का बोर्ड लगा रखा है कि कौन सा कितने किलोमीटर दूर है। कितना सही इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। म्यूज़ियम में घुसते ही आपको देखो भाई, यहाँ पे ये मिल जाएगा, नाज़ी जर्मनी का फ्लैग लगा हुआ है और लिखा हुआ है वॉर रिक्वायर स्टील। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखो इस साइड पे भी फ्लैग लगा हुआ है, यहाँ पे ब्रिटिश का भी फ्लैग है, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टील रिक्वायर्स वॉर। तो भाई वॉर के लिए स्टील चाहिए और स्टील के लिए ही वॉर हो गया। और तीसरी तरफ लिखा हुआ है भाई, नॉर्वे का फ्लैग लगा हुआ है और लिखा हुआ है कीप नॉर्वे आउट ऑफ द वॉर, क्योंकि नॉर्वे कभी भी इस वॉर का हिस्सा होना ही नहीं चाहता था। ये एक फ़ोटो देख लो, ये वॉर ख़त्म होने के बाद की है। ये कुछ नॉर्वेजियन लड़के हैं जो एक टॉर्पीडो के ऊपर बैठे हुए हैं, और यही टॉर्पीडो इन्होंने देखो यहाँ पे ला कर रखी हुई है। ये एक जर्मन टॉर्पीडो थी जो कि अपने टारगेट से चूक गई थी और फट नहीं पाई। लेकिन यहाँ पे इन्होंने देखो इस टाइप की होती हैं टॉर्पीडो, यहाँ पे पूरा ये पंखा वंखा भी लगा हुआ है, तो जाम हो रखा है इसका, ख़तरनाक। यहाँ पे इन्होंने देखो साइकिल और ये कुछ सोल्जर्स दिखा रखे हैं किस टाइप से ड्रेसअप होते थे। और यहाँ पे बंदूकें इनकी जो सब इकट्ठी कर रखी हैं उस टाइम की, देखो कैसी बंदूकें यहाँ पे चला करती थी उस टाइम पे। ये देखो यहाँ पे कुछ इस टाइप के, ये एक स्टोव होते थे, ये एक स्टोव है जो उस टाइम पे यूज़ किया जाता था। ये बॉम्ब प्रूफ था, इसको हैंड ग्रेनेड प्रूफ बनाया जाता था, क्योंकि भाई नॉर्वे में यहाँ पे ठंड तो बहुत होती है, स्पेशली नॉर्थ में नार्विक में। तो ऐसे स्टोव्स को यूज़ रखा जाता था कि ताकि सोल्जर्स को थोड़ा गर्मी दी जा सके, गर्म रह सकें। बाकी यहाँ पे कुछ बचे हुए जो छोटी मोटी मिसाइल और रॉकेट्स होते थे, उनके कुछ बचे हुए अवशेष यहाँ पे दिखाए गए हैं।
ये देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उस ज़माने की BMW की मोटरसाइकिल होती थी ये। इसमें देखो क्लच और ब्रेक कैसे होते थे भाई, उल्टी साइड पे लगे हुए हैं। बाकी ग्लव्स भी रखे हुए हैं और इस टाइप का इसका कुछ इंजन होता था। हमारी भी जैसे अपनी एनफील्ड होती है ना, डेजर्ट स्टॉर्म, वैसी जैसी लग रही है। पर बहुत सही है BMW की। वॉर, बाकी वॉर से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। ये देखो जैसे रडार वगैरह होते थे लाइट्स वगैरह के लिए और इंटरसेप्शन के लिए। देखो और भी आपको काफ़ी चीज़, ये मुझे लग रहा है किसी प्लेन का इंजन मिल रहा है, टरबाइन टाइप से। बाकी यहाँ पे आपको कुछ ऐसी कैनन्स और गन्स और कुछ इस टाइप की मूविंग वाली कैनन्स भी मिलेंगी। ये सारी मतलब उसी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की ही सब चीज़ें हैं जो इनके यहाँ पे रह गई थी। उन लोगों को, उन चीज़ों को इन्होंने यहाँ पे ला के रखा हुआ है। ये देखो भाई, पहले वाले टाइम में कुछ ऐसी सबमरीन्स आती थी जिसमें बंदा बैठता था अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके बहुत ही कम चांसेस होते थे कि वो बंदा बच के वापस आएगा। द ड्राइवर कैन नॉट एक्सपेक्ट टू रिटर्न अलाइव। और ये देखो यहाँ पे भी ये रखी हुई है इस टाइप की सबमरीन। तो इसमें पीछे इनमें इंजन होता था, बीच में एक फ्यूल रखने की जगह होती थी। और यहाँ पे देखो ये एक जो ड्राइवर है वो बैठा करता था, जो बंदा इसमें चला रहा है उसके पास, उसको पता होता था, मतलब ये सुसाइड मिशन टाइप से होते थे, उसको पता होता था कि मैंने वापस बच के नहीं आना। तो ये देख लो। बाकी यहाँ पे एक ये दूसरे वाले बड़े वाला टॉर्पीडो भी रखा हुआ है, इसका नाम होता था G7 टॉर्पीडो। यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स भी रखे हुए हैं, टैंक्स वगैरह हो गए, ठीक है। इनमें ना मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, इसका नाम है लाइट कैटरपिलर मोटरसाइकिल। ये देखो वैसे तो एक टैंक टाइप से है, अलग अलग इसमें देखो चेन वगैरह भी लगी हुई है। और यहाँ पे बाइक का भी इसमें आधा हिस्सा है, तो काइंड ऑफ एक मोटरसाइकिल है, लेकिन भाई टैंक की तरह काम करती है। और यहाँ पे इसमें एक ही बंदा बैठता है, इसकी जगह होगी बंदा बैठने की। और ये देखो कितनी सही कूल है। ये कभी मैंने अपने इंडिया साइड पे नहीं देखी, एशिया साइड पे ऐसी मशीन्स देखी हैं आपने? तो ये था भाई म्यूज़ियम, बाहर से देख लो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मतलब अगर आप वॉर वगैरह में और इन सब चीज़ों में दिलचस्पी रखते हो और ख़ासकर हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हो तो उसके लिए बहुत सही है। यहाँ पे एक गाड़ियों का म्यूज़ियम भी है, उसकी अलग से एंट्री होती है 50 नौ की। उसमें आपको यहाँ की यूरोप की पुरानी पुरानी गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। अगर आप वो इंटरेस्टेड हो तो वो चीज़ें भी देख सकते हो। बाकी बात करें यहाँ नॉर्वे की, तो काफ़ी खूबसूरत शहर है, बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने के लिए नहीं है, नेचर बहुत सही है। बाकी अगर आप आउटडोर एक्टिविटीज़ करना चाहते हो, आप यहाँ पे स्कीइंग के लिए जा सकते हो, स्लेजिंग के लिए जा सकते हो, हस्कीज़ पे घूम सकते हो, मतलब हस्की वाली स्लेज पे। तो ऐसे करके बहुत एक्टिविटीज़ है जो आप कर सकते हो, हाइकिंग वगैरह भी कर सकते हो। लेकिन मेरा यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने का प्लान नहीं है, मैं बेसिकली यहाँ पे ये स्टोरी कवर करने आया था। मैं जानना चाहता था इसके बारे में, ठीक है, इस वॉर के बारे में। वो मेरा कवर हो गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर अकोमोडेशन की बात करें तो यहाँ पे मैंने एक अपार्टमेंट बुक किया हुआ है, 2 रात के लिए मैं नार्वेक में रुकने वाला हूँ। और अपार्टमेंट की जो कॉस्टिंग मुझे पड़ रही है वो लगभग पड़ रही है 17,000 रुपये 2 रात के, ठीक है। अपार्टमेंट का टूर मैं आपको फटाफट से दे देता हूँ। यहाँ पे देखो लिविंग एरिया है, यहाँ पे हमारा एक टीवी भी लगा हुआ है। यहाँ पे फ्रेगनेंस के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा ये रखा हुआ है भाई, ठीक है। इसके बाद इधर हमारा किचन आ जाता है, यहाँ पे एक छोटा सा डाइनिंग टेबल भी लगा हुआ है। ये किचन हो गया और किचन के साथ में फ्रिज है। और फिर हमारे यहाँ पे 2 दरवाजे हैं। अच्छा ये तो हमारा हो गया वॉशरूम। ओ भाई काफ़ी बड़ा सारा वॉशरूम है, ये देखो काफ़ी बड़ा सारा यहाँ पे वॉशरूम है, साथ में वॉशिंग मशीन भी दी गई है। ये दरवाज़ा पता नहीं कहाँ जाता है, देखना पड़ेगा। अरे वाह, ये जाता है हमारा बेडरूम को। यहाँ पे एक बेडरूम है और एक दरवाज़ा यहाँ पे भी है। और यहाँ पे हमारे पास एक और बेडरूम, हमारे पास एक्चुअली यहाँ पे 2 बेडरूम है। ये देखो यहाँ पे हमारे को एक बेडरूम और दिया हुआ है ये छोटे वाला है और एक बड़े वाला है, तो यहाँ पे 3 लोग बढ़िया करके रह सकते हैं। तो ये है भाई मेरा अपार्टमेंट नार्विक के लिए। आई होप आज का ये वीडियो आपको, ये कवरेज बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अच्छी लगी होगी। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी लाइक कर देना वीडियो अच्छा लगा हो तो। अभी के लिए मैं आपको नार्विक से बाय बाय कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं पहुँच चुका होऊंगा स्वीडन। जी हाँ, मैं वापस जाने वाला हूँ स्वीडन और वहाँ पे मैं बिताने वाला हूँ लगभग 1-1.5 महीना। और ये विंटर्स के बहुत ही कमाल की चीज़ें मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा, उसके लिए भी तैयार रहना। बाकी फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, राम राम भाइयों।